Hello and welcome to my YouTube channel. As you already know कि आपको पता है कि हम यूनिट नंबर 5 का आज स्टार्ट करेंगे सोशल मूवमेंट्स को. उससे पहले मैंने आज एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने ये बताया है कि आप कैसे एक्सेस करेंगे. कुछ स्टूडेंट्स ने क्वायरीज़ की थी कि सर वीडियो लेक्चर्स को हम कैसे, वहाँ सारे वीडियो लेक्चर्स मिक्सअप है तो कैसे हम इन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जो वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट है उसको कैसे हम एक्सेस करेंगे. वो मैंने आपको वीडियो लेक्चर में सिखा दिया, वीडियो में बता दिया कि कैसे आप एक्सेस करेंगे, तो उसको आप देख लीजिएगा. एंड नाउ टुडे वी विल स्टार्ट द यूनिट नंबर 5 दैट इज सोशल मूवमेंट्स. इस यूनिट में हम क्या सीखेंगे, इस वीडियो लेक्चर में हम क्या सीखेंगे आज. पहले हम इस यूनिट को थोड़ा डिकोड करेंगे. इसमें आपको पहले हम ये सीखेंगे कि सोशल मूवमेंट्स क्या होते हैं, उनकी मीनिंग क्या होती है, सोशलिस्ट सोशल मूवमेंट्स को क्या कहते हैं, उस सोशल मूवमेंट की डेफिनेशन को क्या कहते हैं, उसके फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सोशल मूवमेंट्स को हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये सोशल मूवमेंट है, ये सोशल मूवमेंट नहीं है, ये मॉब है, ये क्राउड है, ये लोग जमा हुए हैं, ये सोशल मूवमेंट नहीं है, ये सोशल मूवमेंट है. ठीक है. देन उसके बाद कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ द सोशलिस्ट्स की, किस सोशलिस्ट ने कितने सोशल मूवमेंट्स को क्या कहा. उसके बाद टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स कितने होते हैं, कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं सोशल मूवमेंट्स के. ठीक है. देन आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड द थियरीज ऑफ सोशल मूवमेंट्स, दैट इज द रिलेटिव डिप्राइवेशन थियरी एंड, और उसके साथ साथ हम सिट्रेन थियरी को भी समझेंगे इस वीडियो लेक्चर में. तो वीडियो लेक्चर के अंत तक बने रहिए और इन चीज़ों को हम आज कवर अप करेंगे. देन आफ्टर नेक्स्ट आने वाले वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, जो आपको देगी, जिसमें पीजेंट सोशल मूवमेंट्स वो अलग से पढ़ने हैं आपके, पीजेंट के सोशल मूवमेंट्स उसमें आपको पढ़ने हैं अलग से. ठीक है. एनवायरमेंटल सोशल मूवमेंट्स वो भी आपको, ट्राइबल मूवमेंट्स, तो उन पे हम 3 वीडियो लेक्चर्स डिफरेंट बनाएंगे और उनमें आपको मैं बता दूंगा कि कैसे उन मूवमेंट्स को याद रखना है. ठीक है. तो चलिए चलते हैं. आज हम पहले सीखेंगे सोशल मूवमेंट्स होता क्या है. ठीक है. सोशल मूवमेंट्स को पहले हम समझेंगे, सोशल मूवमेंट्स होते क्या है, फिर हम समझेंगे, उसके बाद हम सोशल मूवमेंट्स के डिफरेंट टाइप्स और उसके डिफरेंट थियरीज को समझेंगे. ठीक है. तो कंसेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट क्या है, इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न ऑफ द कलेक्टिव बिहेवियर. देखिए, सोशल मूवमेंट्स पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ आइडिया दूंगा, उसको आप पहले समझिए. वो क्या आइडिया क्या है वो देखिए. हमारी सोसाइटी में कभी कभी ये होता है, जैसे एग्जाम्पल्स हम फार्मर्स समझते हैं. हमारे फार्मर्स या स्टूडेंट्स, कभी कभी ये हो जाता है फार्मर्स को क्रॉप का प्राइस नहीं मिलता है बराबर, या मार्केट में उनको अच्छा प्राइस नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से उनको क्या होता है, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स होते हैं. और जब प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके लोन होते हैं, उनके लोन वो चुका नहीं पाते हैं, तो एट ए कलेक्टिव लेवल उनका नुकसान होता है बहुत सारे लोगों का. तो फिर वो फार्मर्स जो हैं वो जमा होते हैं. सभी फार्मर्स क्या करते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं. ठीक है. कि हमारा ये जो मकसद है, हमारा लोन जो है वो माफ़ किया जाए. ठीक है. तो ये सब लोग जमा हो गए, बहुत सारे लोग जमा हो गए, कलेक्टिवली जमा हो गए. आया बात समझ में, कलेक्टिवली सब जमा हो गए, लेकिन मकसद क्या है, लोन जो है वो माफ़ करवाना है. जब ये लोग जमा होते हैं, फिर कलेक्टिवली ये डिमांड करते हैं, चाहते क्या हैं, चेंज चाहते हैं. कि उनसे चेंज चाहते हैं कि उनका कर्जा क्या किया जाए, माफ़ किया जाए. ठीक है. बारोइंग्स उनके माफ़ किया जाए. तो जब लोग कलेक्टिवली डिमांड करते हैं और कलेक्टिवली जमा होते हैं किसी भी चेंज के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सोशल मूवमेंट बोलते हैं. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इसी में आपको मैं समझाऊंगा. फार्मर्स हमारे हैं, पहले इन्होंने चेंज मांगी. फार्मर्स हमारे हैं, किसी एरिया में कोई इंडस्ट्रियल सेटअप आ गया, फार्मर्स की लैंड बहुत सारी है, यहाँ इंडस्ट्रियल सेटअप आ गया, यहाँ गवर्नमेंट बोल रही है हम इंडस्ट्रीज डालेंगे. फार्मर्स चाहते हैं कि उनसे उनकी लैंड ना छीनी जाए, तो वहाँ से कौन, वहाँ से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यहाँ से फार्मर्स है. तो फार्मर्स क्या करते हैं, कलेक्टिवली जमा होते हैं और प्रोटेस्ट किसके खिलाफ करते हैं, कलेक्टिवली. ये किसके खिलाफ होते हैं, इस इंडस्ट्रियल सेटअप के खिलाफ. तो ये यहाँ पे क्या चाहते थे, वहाँ पे उन्होंने कहा हमें चेंज चाहिए, यहाँ पे भी ये चेंज चाहते. कौन सी चेंज चाहते, ये चाहते हैं इसके खिलाफ ये यहाँ पे कलेक्टिवली खड़ा हो गए. तो दोनों सूरत उसमें जब भी लोग खड़ा होंगे, किसके लिए, कलेक्टिवली आ जाएंगे कोई भी चेंज करने के लिए सोसाइटी में, चाहे उसके अगेंस्ट में होंगे, किसी चेंज के अगेंस्ट में होंगे, या कभी कभी क्या होगा, वो चेंज चाहेंगे. यहाँ ये चेंज के अगेंस्ट में है,
ठीक है, ये भी मूवमेंट बनता है सोशल मूवमेंट। और कभी कभी यही लोग चाहते हैं कि चेंज हो जाए, मार्केट में चेंज हो जाए, हमें फैक्ट्रीज मिले, हमें इंडस्ट्रीज मिले, तो वो भी क्या होता है, चेंज कलेक्टिवली। तो रिसेंट एग्जांपल अगर आप समझेंगे, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था इंडिया में, तो वो एक सोशल मूवमेंट था। ठीक है, इसके अलावा जो भी मूवमेंट्स हुए हैं एनवायरनमेंट पे, अगर आप देखोगे चिपको मूवमेंट है, उन्होंने कहा इनको हम ट्रीज को बचाएंगे, इनको हम ख़त्म नहीं होने देंगे। ठीक है, कभी कभी ये चेंज के अगेंस्ट होता है, कभी चेंज चाहते हैं, कभी चाहते हैं हाँ हमें ये चेंज चाहिए, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सोशल मूवमेंट। जैसे और एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनका फीस ज़्यादा हो रहा है, जब इनका फीस ज़्यादा हो रहा है तो सभी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के बच्चे एक साथ आ रहे हैं, मूवमेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम सोशल मूवमेंट कहते हैं। लेकिन सोशल मूवमेंट ये होता है, इसमें ज़रूरी है, कुछ सोशलिस्ट्स का एक बड़ा डिबेट है, क्या ये लोग जो है एक जगह से जमा होते हैं फिर निकल जाते हैं, एट अ टाइम आ जाते हैं, एट अ टाइम निकल जाते हैं, क्या उसको मॉब कहेंगे, क्राउड कहेंगे? सोशल मूवमेंट के फीचर्स क्या है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, सोशल मूवमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, पहले आप ये कंसेप्ट याद रखिए। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं सोशल मूवमेंट इज़ वन ऑफ द मेजर फॉर्म ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। ये मेजर फॉर्म होती है कलेक्टिव बिहेवियर। कलेक्टिव बिहेवियर क्या होता है? कलेक्टिव बिहेवियर हमारा यही होता है, बहुत सारे लोग एक साथ सेम बिहेवियर दिखाते हैं। आई बात समझ में? कलेक्टिव बिहेवियर इन द रिसेंट ईयर्स, कुछ रिसेंट ईयर्स में द स्टडी ऑफ सोशल मूवमेंट हैज़ अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ सोशलिस्ट। ठीक है, इस पर बहुत सारे सोशलिस्ट काम कर रहे हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वेस्ट। खाली इंडिया में ही नहीं होता है ये, वेस्ट में भी सोशल मूवमेंट्स होते हैं। वी हियर ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ द सोशल मूवमेंट्स, हम सुनते हैं बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स हैं, लॉन्चड फॉर द अदर पर्पज, उनका डिफरेंट पर्पज हो सकता है, कभी एनवायरनमेंट के लिए, कभी फ़ी के लिए, कभी फार्मर्स के लिए। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स के लिए, उनके बहुत सारे पर्पसेस होते हैं। देयर आर मूवमेंट्स टू डिमांड मोर एंड मोर रिजर्वेशन, जैसे रिजर्वेशन ज़्यादा चाहिए तो ST SC का, ठीक है, वो भी एक होता है, एंड बैकवर्ड क्लासेस। देयर आर काउंटर मूवमेंट्स डिमांडिंग, काउंटर जब यहाँ से खड़ा होते हैं, ठीक है, वहाँ से चेंज आती है, यहाँ से अब खड़ा काउंटर में एक आइडियोलॉजी खड़ा करते हैं मूवमेंट्स, हमें ये चेंज नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं काउंटर मूवमेंट्स डिफेंडिंग कैंसलेशन ऑफ एटलीस्ट जैसे मूवमेंट्स थे, किसके खिलाफ? देयर आर मूवमेंट्स सेव एनवायरनमेंट, सेव वाइल्ड लाइफ को बचाओ, सेव वर्ल्ड पीस। देयर आर मूवमेंट्स फॉर अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ, ठीक है, श्री राम टेम्पल एट द डिस्प्यूट प्लेस ऑफ द मूवमेंट। तो ये सब मूवमेंट्स हैं। जैसे हम देयर आर द फैसिस्ट मूवमेंट्स, ठीक है, जो फैसिज्म आया था, कम्युनिस्ट मूवमेंट्स हैं, जो भी सोसाइटी में आप पढ़ोगे बहुत सारे नक्सलाइट मूवमेंट्स मिलेंगे आपको, ट्राइबल सिविल राइट्स मूवमेंट मिलेंगे, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट उठा था, एफॉरेस्ट्रेशन मूवमेंट कि फॉरेस्ट ज़्यादा बनाओ, ठीक है, एंड सो ऑन। व्हाट देन वी डू मीन सोशल मूवमेंट। चलिए अब हम समझते हैं सोशल मूवमेंट्स होते क्या हैं। ये थोड़ा सा आइडिया था, ठीक है, इसको ज़रूरी पढ़ना था आपके सामने ताकि आप थोड़ा सा समझे इस मूवमेंट के सिचुएशन को, क्योंकि पहले जब आप बेसिक समझोगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाने की कोशिश हमेशा करो, पहले बेसिक समझो, फिर आपको थेरीज और डिबेट समझ आएंगे उस पर। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको कोई भी कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो डेफिनेशंस ऑफ सोशल मूवमेंट्स देखते हैं हम। ए सोशल मूवमेंट इज फॉर्मली डिफाइंड, इसको हम फॉर्मली डिफाइन करते हैं। ए कलेक्टिव एक्टिंग, कलेक्टिव एक्टिंग बहुत सारे लोग कलेक्टिवली आ जाते हैं, कलेक्टिवली, ठीक है, एक काम करते हैं, साथ साथ काम करते हैं, विथ सम कंटिन्यूटी, उसमें कंटिन्यूटी होती है, कंटिन्यूअस वो होता है। टू प्रमोट, या वो प्रमोट करते हैं, याद रखिएगा दो टर्म्स है यहाँ, टू प्रमोट, या वो प्रमोट करते हैं, यानी कि वो चेंज चाहते हैं, उनको चेंज चाहिए, स्टूडेंट्स को चेंज चाहिए, फार्मर्स को चेंज चाहिए। आर रेजिस्ट, ठीक है, चेंज, या जैसे मैंने कहा फार्मर, जैसे इंडिया में फार्मर्स मूवमेंट हुए थे पिछले साल, वो क्या चाहते थे कि जो लॉज आए थे, जो MSPs लाए जाए थे, उनको वापस लिया जाए। उन्हें उसके खिलाफ रजिस्ट किया था, उन्होंने उनको क्या दिया, इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया कि इनको वापस लिया जाए। कभी ये चेंज के खिलाफ होगा, रजिस्ट मतलब उसके खिलाफ है, और कभी ये प्रमोट चेंज करेंगे, उनको कभी बोलेंगे हाँ हमें चेंज है। अब फार्मर्स कभी चाहते हैं कि हाँ नई बिल लाई जाए, उनके लिए लोन स्कीम लाई जाए, तो उसके लिए वो प्रोटेस्ट करते हैं, चेंज चाहते हैं। तो वही होता है विद सम कंटिन्यूटी ऑफ, या वो कभी प्रमोट करेंगे हमें चाहिए ये चेंज हमें चाहिए, या वो कभी रजिस्ट करेंगे, रजिस्ट मतलब उसके अगेंस्ट में हो जाएंगे, ये चेंज हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इन द सोसाइटी, किस में? सोसाइटी में, आर ग्रुप ऑफ विच इज अ पार्ट, ठीक है, यहाँ ग्रुप्स में होंगे, जिसके कौन से पार्ट होंगे, ग्रुप्स एक से ज़्यादा लोग होंगे जिसमें वो उसके पार्ट होंगे। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं,
टर्नर और कैलन बोलते हैं। सिंपल यही ये होता है कलेक्टिव एक्टिंग। कलेक्टिव एक्टिंग मतलब लोग साथ आते हैं, साथ काम करते हैं, साथ एक्ट करते हैं। सम कंटिन्यूटी, वो कंटिन्यूटी उसमें रखते हैं, यानी कंटिन्यूस वो काम करते हैं, या प्रमोट करते हैं या रेजिस्ट करते हैं, या वो चाहते हैं कि हमें ये चेंज चाहिए, या कभी उसके खिलाफ रेजिस्ट करते हैं, हमें ये चेंज नहीं चाहिए। ठीक है। इन द सोसाइटी आर द ग्रुप विच इज अ पार्ट, किसने कहा? टर्नर एंड कैलन ने। नाउ द नेक्स्ट इज, फिर कौन आए हमारे? हूटन एंड हंट। वो कहते हैं सोशल मूवमेंट इज अ कलेक्टिव एफर्ट। कलेक्टिव एफर्ट वही होगा, ये कलेक्टिव एफर्ट होता है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, कलेक्टिवली वो काम करते हैं। ठीक है। कलेक्टिव एफर्ट टू प्रमोट, किसको? या वो प्रमोट करेंगे या वो रेजिस्ट करेंगे सोशल चेंज, या वो सोशल चेंज को नहीं, चेंज को, या वो रेजिस्ट करेंगे। रेजिस्ट मतलब उसके खिलाफ जाएंगे, हमें ये चेंज नहीं चाहिए, या वो बोलेंगे, वो प्रमोट करेंगे उस चेंज को, हमें ये चेंज चाहिए। ठीक है। कौन होते हैं? लोग होते हैं, बहुत सारे कलेक्टिवली एक्टिंग करते हैं, उसके लिए वो क्या करते हैं? कलेक्टिवली एक्ट करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं। फिर हमारे आते हैं, ठीक है, फिर आते हैं नाइल जी सेमिस्ट। वो कहते हैं सोशल मूवमेंट कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। देखिए ऑर्गेनाइज्ड, इसने ये टर्म यहाँ यूज की। ऑर्गेनाइज्ड होता है, ये ऑर्गेनाइज होते हैं। ऑर्गेनाइज मतलब इनका एक हेड होगा, हेड के साथ साथ इनकी एक आइडियोलॉजी होगी। आइडियोलॉजी मतलब हमें क्या करना है, उसके अंडर बाकी लोग मेंबर्स काम करेंगे। ये आइडिया जो बोलेगा उसी आइडिया के तहत ये काम करेंगे। ये आइडिया को पहले कन्फाइन करेंगे, फिर सोचेंगे कैसे हम करेंगे, क्या प्रोटेस्ट करेंगे, रोड्स पे प्रोटेस्ट करेंगे, कोई और काम करेंगे, कैसे प्रोटेस्ट करेंगे। ये ऑर्गेनाइज्ड होता है। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करते हैं, एक दूसरे के अंडर काम करते हैं, एक दूसरे की इनकी एक अपनी आइडियोलॉजी होती है, ये फंडिंग भी करते हैं जब इनको पैसों की जरूरत। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब होता है इनका कोई हेड नहीं होता, जैसे कुछ लोग जमा हो गए एकदम से गायब हो गए, अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एफर्ट टू जनरेट, इनका क्या जनरेट का क्या मकसद होता है? रेजिस्ट सोशल चेंज, इनका यही होता है। जनरेट मतलब ये चाहते हैं, प्रमोट करते हैं कि हमें चाहिए, हमें चेंज चाहिए, या रेजिस्ट करेंगे, हमें ये चेंज नहीं चाहिए, जिसको इसने कहा सोशल चेंज। ठीक है। फिर कहते हैं हमें सोशल मूवमेंट इज अ कलेक्टिव एफर्ट टू ट्रांसफॉर्म एस्टैब्लिश्ड रिलेशंस विद अ पर्टिकुलर सोसाइटी। वो वही चाहते हैं कि वो ट्रांसफ़र करते हैं कि एस्टैब्लिश्ड रिलेशन जो है उनको क्या किया जाए, उनको चेंज किया जाए, उसमें एफर्ट्स लगाए जाए, या उनमें रेजिस्ट किया जाए। ठीक है। मुझे लगता है अब आपको समझ आया होगा सोशल चेंज क्या होता, सोशल मूवमेंट क्या होता है। ठीक है। अब हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल मूवमेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल मूवमेंट्स में आपको याद रखना है पहले, M.S.A. Rao, one of the prominent Indian sociologist, has made a mention of the nature of the social movement. इसने नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल मूवमेंट डिस्कस किए हैं अपनी बुक में, जिसका नाम है सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया। ये याद रखेगा, ये बुक है, किसने लिखी है? M.S.A. राव ने लिखी है, सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया। ठीक है। चलिए ये भी याद रखिएगा, उसी में उसने डिस्कस किया है किसको? सोशल मूवमेंट उसको। चलिए आप समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक उसको। तो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 जो है सोशल मूवमेंट्स का, वो है कलेक्टिव एक्शन। कलेक्टिव एक्शन वही जो हम अब तक पढ़ रहे थे, साथ साथ काम करते हैं ये लोग। कलेक्टिव एक्शन, सोशल मूवमेंट्स अनडाउटली इन्वॉल्व्स अ कलेक्टिव। कलेक्टिव मतलब साथ में ये एक्शन करते हैं, साथ में काम करते हैं। जैसे आपने फार्मर्स का प्रोटेस्ट देखा होगा, सब लोग कितने थे वहाँ पे, तो सब के सब लोग क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे। However, this collective action takes the form of movement. जब ये पहले एक्शन करेंगे, साथ आए ये साथ, इन्होंने कुछ एक्शन की, कोई प्रोटेस्ट किया, कोई डिमांड की, या इन्होंने कहा हमें चेंज चाहिए, या इन्होंने कहा हमें ये चेंज नहीं चाहिए। फिर धीरे धीरे जब इन्होंने ये कलेक्टिव एक्शन की, ये ही एक्शन फिर धीरे धीरे क्या बनता है? ये एक मूवमेंट बनता है, सोशल मूवमेंट। फिर इसी को हम सोशल मूवमेंट कहते हैं। एंड देयर इज सस्टेनेड फॉर लॉन्ग टाइम। ये जब ये लॉन्ग देर तक रहेगा, कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक, कुछ डेज तक रहेगा, तो ये धीरे धीरे मूवमेंट बनता है। दिस कलेक्टिव एक्शन नीड नॉट बी फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है। तो कलेक्टिव एक्शन ये होता है, कलेक्टिव एक्शन आपको याद रखना चाहिए, सब लोग मिल के ये काम करते हैं, सब लोग मिल के ये एक्शन करते हैं। ठीक है। देन पॉइंट नंबर 2, ओरिएंटेड टुवर्ड सोशल चेंज। इसका मकसद क्या होता है? चेंज। ठीक है। चेंज लानी है। अगर कोई लॉ आ गया, कोई भी आ गया, कोई चीज़ आ गई, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो गया, कोई डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है,
या कोई नई चीज़ नहीं आ रही है जो वो चाहते हैं, उसका मकसद ही होता है ओरिएंटेड टुवर्ड्स चेंज। सोशल मूवमेंट इज जनरली ओरिएंटेड टुवर्ड्स ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज, कि हमें चेंज चाहिए, ठीक है। दिस चेंज कुड बी ईदर बी पार्शल और टोटल, मतलब ये टोटल या थोड़ी सी चेंज, सिस्टम में थोड़ी सी चेंज या टोटल चेंज कर दो इसको। थ्रू द मूवमेंट इज एम्ड बाय ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन द वैल्यूज नॉर्म्स आइडियोलॉजी, जो भी वैल्यूज नॉर्म्स आइडियोलॉजीज ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम उसको चेंज कीजिए, हमें नया सिस्टम चाहिए, ठीक है। Efforts are almost made by some forces to resist the change and maintain the status quo, ठीक है। The counter attempts are normally तो सिंपल आपको याद रखना है, एक तो कलेक्टिव एक्शन होता है इसमें। कलेक्टिव एक्शन जब कलेक्टिवली लोग काम करते हैं तो धीरे धीरे अगर वो ज़्यादा टाइम तक रहा वही सोशल मूवमेंट बनता है। उस सोशल मूवमेंट में ज़रूरी है वो ओरिएंटेड टुवर्ड चेंज होना चाहिए, उसमें सोशल चेंज यानी कि वो चाहते हैं कि अगर आपके एरिया में कोई डेवलपमेंट हो रहा, आपकी लैंड ली जा रही है, आप कह रहे हैं नहीं, आप काउंटर में खड़ा होते हैं कि ये यहाँ से ख़त्म किया जाए, हमें चेंज चाहिए, ये यहाँ नहीं लगा सकते आप। दोबारा से आप कहते हैं नहीं, हमें मार्केट में नई पॉलिसी चाहिए, हमारी इनकम बढ़नी चाहिए, हमारे पास पॉलिसीज़ आनी चाहिए, तो यहाँ भी चेंज कीजिए, तो ये ओरिएंटेड टुवर्ड्स चेंज होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे याद रखिए, MSA रॉ पॉइंटेड आउट, वो कहते हैं सोशोलॉजिस्ट आर ऑलमोस्ट एग्रीबल, ठीक है, वो एग्री करते हैं ऑन द एबो मेंशन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स। वो कहते हैं ये दो सोशल मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी, ये दो सोशल फीचर्स, ये दो फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। हर किसी सोशल मूवमेंट में आप देखोगे दो कैरेक्टरिस्टिक्स, वन कलेक्टिव एक्शन, अनदर इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स चेंज। उनका मकसद क्या होता है? चेंज। कलेक्टिव एक्शन, स्टूडेंट साथ में आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मकसद क्या है? चेंज लाना, जो ऑलरेडी चीज़ें हैं उनमें चेंजेस लाने हैं, ठीक है। तो कहते हैं हर किसी सोशल मूवमेंट में, दुनिया भी जो भी सोशल मूवमेंट्स हुए या हमारे यहाँ जो सोशल मूवमेंट्स हुए, तो उनमें दो कैरेक्टरिस्टिक जरूरी थे, एक तो कलेक्टिव एक्शन, दूसरा क्या है? दूसरा ओरिएंटेड टुवर्ड्स चेंज, ठीक है। सच प्रेजेंस ऑफ द आइडियोलॉजी एंड मेथडोलॉजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर क्या बनता है? आइडियोलॉजी बिहाइंड द मूवमेंट। हर किसी मूवमेंट में, मूवमेंट के पीछे एक आइडियोलॉजी होती है, ठीक है। जैसे एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सोशल मूवमेंट दैट डिस्टिंग्विशेस इन द जनरल स्ट्रेटजी ऑफ कलेक्टिव मूवमेंट इज द प्रेजेंस ऑफ आइडियोलॉजी, ठीक है। जैसे अभी हमारे पास चिपको मूवमेंट है, तो वहाँ पे क्या आइडियोलॉजी थी? फॉरेस्ट्स को बचाओ। अभी हमारे फार्मर्स प्रोटेस्ट है, उसके पीछे क्या आइडियोलॉजी थी? मार्केटिंग सिस्टम ने जो हमारी नई स्कीम आ रही है उससे नुकसान होगा, तो उसके पीछे एक आइडियोलॉजी होती है, उसके पीछे कुछ आइडियाज़ होते हैं जो काम करते हैं, जो वो चाहते हैं, जो ये बताते हैं कि इन चीज़ों से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो ये बताते हैं कि ये चेंज अगर आएगी तो उस चेंज से क्या क्या चीज़ें आएंगी, नई क्या चीज़ें आएंगी, तो उसके पीछे हमेशा क्या होती है? एक आइडियोलॉजी होती है, ठीक है। जैसे इसने कहा स्टूडेंट स्ट्राइक इन्वॉल्व्स कलेक्टिव मोबिलाइजेशन एंड इज ओरिएंटेड टुवर्ड चेंज, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एन आइडियोलॉजी स्टूडेंट स्ट्राइक बिकम एन आइसोलेटेड इवेंट, नॉट अ मूवमेंट। On this strike is committed to an ideology, it may last for longer period and assume द फॉर्म ऑफ मूवमेंट, ठीक है। इसके पीछे एक आइडियोलॉजी होती है। जैसे सोशलिस्ट मूवमेंट्स हैं, उनके पीछे एक आइडियोलॉजी थी, सोशलिस्ट मूवमेंट। अगर हम यहाँ मूवमेंट्स देखेंगे, जैसे हमारे पास रिफॉर्मेटिव, रेवोल्यूशनरी, रिक्रिएशनरी मूवमेंट्स हैं, डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, ब्राह्म समाज, आर्य समाज, उनके पीछे क्या आइडियोलॉजी थी कि कास्ट सिस्टम को चेंज किया जाए, इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म किया जाए, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे नेशनलिस्ट मूवमेंट जो थे कि आज़ादी चाहिए, उसके पीछे ये आइडियोलॉजी थी अपनी हुकूमत, अपनी लैंड है, ठीक है। जैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है कि हमारी लैंड है, हम खुद यहाँ रूल करेंगे, हमें फॉरिनर्स नहीं चाहिए, तो उनके पीछे एक आइडियोलॉजी होती है। ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क क्या होता है? वही जो मैंने आपको ऊपर बताया था। एज पॉल विल्किसन कहते हैं, एज पॉइंटेड आउट दैट सोशल मूवमेंट रिक्वायर्स मिनिमम ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क टू अचीव सक्सेस, एट लीस्ट टू मेंटेन द टेम्पो ऑफ द मूवमेंट। ये कहते हैं कि अगर पॉल विल्किसन कहते हैं एक सोशल मूवमेंट को कामयाब होने के लिए अगर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो चेंज लाने के लिए उनको ज़रूरी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क मतलब उनके पहले आइडियाज़ क्लियर होने चाहिए, हमें क्या करना है। दूसरा, उनका कोई लीडर होना चाहिए। लीडर मतलब जो उनको हैंडल करेगा, जो उनको बोलेगा। नहीं, अगर उनका लीडर नहीं रहा तो वो मॉब क्राउड बनेगा, वहाँ कुछ और बोलेगा, आधे कुछ और बोलेंगे, आधे कुछ और बोलेंगे, वो डिस्पर्स हो जाएंगे और वो मूवमेंट नहीं रहेगा। तो उसके लिए ज़रूरी क्या होना चाहिए? हेड होना चाहिए, आइडियोलॉजी होनी चाहिए, हेड होना चाहिए,
हेड मतलब वो सबको बोलेगा कैसे चलना है, और बाकी उसके मेंबर्स होंगे, और कभी कभी उनको पैसों की भी ज़रूरत, फंड की ज़रूरत पड़ सकती है, वो मेंबर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हेड उनको क्या करेगा, वो इनको एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करेगा, किसी को मेंबर रखेगा, किसी को हेड रखेगा, तो किसी को एज स्टेज ग्रुप रहेगा, ठीक है। तो उस तरह से वो कामयाब होता है। जैसे आप सिंपल एग्जाम्पल देखोगे, फार्मर्स प्रोटेस्ट में हुआ था, वहाँ कुछ लोग हेड थे उनके, और आइडियालॉजी थी, वही उनको बोलते थे हम कैसे प्रोटेस्ट करेंगे, कहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे काम करेंगे। तो वो प्रोटेस्ट जो है वो क्या बनता है, वो सोशल मूवमेंट जो है वो क्या कामयाब होता है, अगर उसके पीछे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। कौन कहते हैं, पॉल विल्किसन। उसके बाद है द टेक्निक्स एंड रिजल्ट्स। टेक्निक्स एंड ए सोशल मूवमेंट में अडॉप्ट इन इट्स ओन, उसके अपने अपने टेक्निक्स होते हैं। जैसे आप देखोगे अभी एक सोशल मूवमेंट है, जैसे कार्ल मार्क्स ने, हमारा कम्युनिस्ट मूवमेंट है, तो कम्युनिस्ट मूवमेंट ने अपने अलग से टेक्निक्स यूज किए कि उन्होंने कैसे रशिया में कम्युनिज्म लाया, उन्होंने अपने मेथड्स। उसके काउंटर में अगर हम खड़ा करेंगे इंडियन नेशनलिस्ट में, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये भी एक मूवमेंट था, सोशल मूवमेंट। तो इंडिया में जो सोशल मूवमेंट जो हमारे गांधी जी थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग तरीके से टेक्निक्स यूज किए, ठीक है। जैसे नॉन वायलेंस किया, सत्याग्रह किया, उसने कम्युनिस्ट को पाला, इन्होंने अलग टेक्निक्स किए, इन्होंने अलग टेक्निक्स किए। उसके अलावा अगर आप देखेंगे हिटलर को, ठीक है, या मैसोलिनी को, इन्होंने क्या सोचा, उन्होंने कैसे मूवमेंट्स क्रिएट किए, तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग तरीके से टेक्निक्स को यूज किया, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं टेक्निक्स एंड रिजल्ट्स। टेक्निक्स अलग होते हैं और रिजल्ट्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे हम बताएंगे, जैसे नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में क्या किया, उन्होंने वहाँ पे ब्लैक्स जो थे उनको राइट्स दिलाए, तो उसके अलग टेक्निक्स थे। उसने कहाँ काम किया, जेल में काम किया, थ्रू लिटरेचर काम किया, लोगों को सिखाया। अगर हम इरानियन रेवोल्यूशन देखेंगे तो वहाँ इमाम खुमैनी ने कैसे काम किया, उन्होंने लोगों को पहले ये बताया कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है, ठीक है। तो अलग अलग टेक्निक्स होते हैं हर किसी के। पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, कंपल्सिव, पॉजिटिव, डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक मीन्स। किसी के डेमोक्रेटिक मीन्स होते हैं, किसी के अनडेमोक्रेटिक मीन्स होते हैं, ठीक है। कोई हथियार उठाता है तो कोई टेक्निक्स, कोई लिटरेचर सुनाता है, कोई लिटरेचर पढ़ाता है, कोई लोगों को खिताब देता है, लेक्चर्स देता है, उसके थ्रू लोगों को सिखाता है, ठीक है। तो डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं। द सेम थिंग इज ट्रू फॉर द रिजल्ट, और उस टेक्निक पे ही डिपेंड करता है वहाँ का रिजल्ट। इट मे बी बिकम सक्सेसफुल और मे बी फेल, वो सक्सेस भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सोशल मूवमेंट्स के टेक्निक्स, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको याद रखने हैं। पहले हमने क्या कहा, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बोला, मैंने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या बताया, वहाँ कलेक्टिव एक्शन होती है, लोग साथ आते हैं, साथ काम करते हैं, साथ एक्शन करते हैं। फिर हमने क्या बताया, कलेक्टिव एक्शन के बाद साथ साथ उनकी एक आइडियोलॉजी भी होती है, ठीक है। और फिर हमने कहा आइडियोलॉजी के बाद उनका एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क होता है। ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क के साथ साथ उनका क्या होता है, उनका टेक्निक्स, और टेक्निक्स अलग अलग होते हैं, और वही टेक्निक्स डिपेंड करते हैं उनका रिजल्ट भी कैसा होगा, ठीक है। कलेक्टिव एक्शन के साथ साथ ओरिएंटेड टुवर्ड चेंज, ये चेंज चाहते हैं, ठीक है। कौन से, सोशल मूवमेंट्स। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट जो है ये बनते कैसे हैं, सर ये सोशल मूवमेंट बनते कैसे हैं सोसाइटी में, सोशलॉजिस्ट उनको कैसे देखते हैं, ये कैसे बनते हैं ये सोशल, क्या ये एकदम से बन आते हैं सोशल मूवमेंट, नहीं, इन ये स्टेप वाइज बनते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेजेस में एक सोशल मूवमेंट बनता है। जैसे एक इंडिविजुअल की बर्थ होती है तो धीरे धीरे वो कितना फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा मैच्योर होता है, फिर उसके बाद शादी, फिर उसके बाद ओल्ड एज होता है। तो धीरे डिफरेंट स्टेजेस में ह्यूमन बींग्स का ग्रोथ होता है। इसी तरीके से सोशल मूवमेंट का भी डिफरेंट स्टेजेस में क्या होता है, ग्रोथ होता है। नाउ वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। तो ऑलरेडी मैंने आपको कहा था एम एस राव का, ये प्रोमिनेंट इंडियन सोशलॉजिस्ट है, सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया इसकी बुक है, वो याद रखिएगा। सोशल मूवमेंट्स के मेन दो फीचर्स हैं, कलेक्टिव एक्शन, ओरिएंटेड टुवर्ड चेंज, वो भी आपको याद रखनी है। फिर मैंने आपको कहा आइडियोलॉजी बिहाइंड द मूवमेंट होती है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, पॉल विल्किसन ने कहा टेक्निक्स एंड रिजल्ट्स, वो टेक्निक्स अलग अलग होते हैं और वही डिपेंड करते हैं आपका रिजल्ट कैसा होगा सोशल मूवमेंट का। अब हाउ सोशल मूवमेंट्स इमर्ज, ये हमें किसने बताया, हर्बर्ट ब्लूमर ने हमें बताया। सोशल मूवमेंट्स इन्वॉल्व फ्यू स्टेज फॉर फॉर्मेशन। इसमें हर्बर्ट ब्लूमर जो सोशलॉजिस्ट है उसने कहा सोशल मूवमेंट कैसे बनता है, उसने डिफरेंट स्टेजेस इसके दिए। पहला स्टेज इसने क्या कहा, पहला स्टेज इसने कहा, पहला स्टेज होता है प्रिलिमिनरी स्टेज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड इट अनरेस्ट स्टेज। पीपल आर इन कंफ्यूजन, डिसकॉमिटेंट एनी पीपल, ठीक है। तो
अनरेस्ट स्टेज मतलब होता है कि लोगों ने यहाँ पे किसी एरिया में क्या हो गया, ऐसे आप समझोगे। अनरेस्ट प्रिलिमिनरी स्टेज क्या होता है, आपके एरिया में क्या हो गया, एक इंडस्ट्रियल सेटअप आ गया, कुछ लोग जो हैं, अब लोगों को पता चला, एकदम से लोगों ने क्या किया, सब के सब लोग निकले और प्रोटेस्ट किया। अनरेस्ट मतलब इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, सारा एरिया बंद हो गया, उसको अनरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सारा एरिया, पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, नो, उसमें क्या होता है, नो, यानी कि उसमें क्लियर आपको नहीं पता होता हमें करना क्या है, एकदम से लोग निकल जाते हैं और वो अनरेस्ट स्टार्ट करना कर देते हैं और वो सारा जो एरिया है वो बंद कर देते हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट करते हैं उनके खिलाफ। लेकिन उनको ये प्रिलिमिनरी पहला स्टेज होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी स्टेज। हर्बर ब्लेमर इसको क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी स्टेज, ठीक है। देन वो क्या कहते हैं, उसके बाद वो कहते हैं, उसके बाद जो स्टेज आता है, सेकंड स्टेज जो आता है, वो याद रखिएगा पॉपुलर स्टेज, वो कहते हैं। फिर इसी मूवमेंट का दूसरा स्टेज आता है जिसे हम पॉपुलर स्टेज बोलते हैं। मूवमेंट रियरली अराउंड, ये मूवमेंट जो है, जो दूसरा मूवमेंट होता है, इसमें क्या होता है, दूसरे मूवमेंट में अराउंड द फिगर एंड लीडर हु प्रोमिसेस टू इवैल्यूएट सफरिंग्स ऑफ द पीपल। तो इस मूवमेंट में धीरे धीरे प्रोमिसेस टू इवैल्यूएट द सफरिंग्स ऑफ द पीपल, तो इस मूवमेंट में धीरे धीरे अब क्या होता है, जब वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ एक आदमी कोई भी आ जाता है जो वहाँ भाषण देता है, ठीक है, उन लोगों को बताता है कि हमारे पास जो धीरे धीरे हेड बनता है, यानी कि वो कोशिश करता है उसको उस मूवमेंट का हेड बनना, वो उन लोगों को मोबिलाइज करता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं करिज्मेटिक लीडर। तो सेकंड स्टेज में उनका एक लीडर बनता है, सेकंड स्टेज में उनको एक इंडिविजुअल जो गवर्न करता है कि हाउ वी विल वर्क, हमें नुकसान कितना हो रहा है, कितना फ़ायदा है इस चीज़ से, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, पॉपुलर स्टेज में क्या बनता है, उनका एक लीडर बनता है, जिसको हम बोलते हैं करिज्मेटिक लीडर। करिज्मेटिक लीडर का मतलब होता है उसके पास एक पावर ऑफ स्पीच होता है, जब वो स्पीच देता है तो लोग मोटिवेट होते हैं, मोबिलाइज होते हैं। जैसे हम कहते थे हिटलर एक करिज्मेटिक लीडर थे ने, ठीक है। तो बड़े बड़े लीडर जो दुनिया में थे, तो जब वो लेक्चर देते थे तो वो एकदम से लोगों के अंदर जो है मोबिलाइजेशन हो जाती थी, वो एकदम से कॉन्शियस हो जाते थे, उन चीज़ों को फॉलो करते थे, उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी पे जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं करिज्मेटिक लीडर, ठीक है। तो सेकंड स्टेज आपको समझ में आया। थर्ड स्टेज वो कहते हैं फॉर्मेशन स्टेज। फर्स्ट स्टेज प्रोटेस्ट अनरेस्ट, ठीक है। सेकंड स्टेज फॉर्मेशन ऑफ द लीडर, वो उनको क्या करता है, वो धीरे धीरे इस मोमेंट को क्या करता है, वो लोगों को क्या करता है, वो लोगों को मोबिलाइज करता है इसके लिए। इसमें सेकंड स्टेज में लीडरशिप डेवलप होती है। सिंपल आपको क्या याद रखना है, सिंपल यही याद रखना है, ठीक है। फिर होती है फॉर्मेशन स्टेज या फॉर्मलाइजेशन स्टेज। फॉर्मलाइजेशन स्टेज होता है स्टेज ऑफ फॉर्मलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइज, दैट इज कॉल्ड द बर्थ ऑफ मूवमेंट। फिर ये क्या करते हैं, ये फॉर्मलाइजेशन ही करते हैं स्टेज को, यानी मूवमेंट बनाते हैं और मूवमेंट को नाम देते हैं, और यहाँ पे दिस इज कॉल्ड द बर्थ ऑफ द मूवमेंट। थर्ड स्टेज में ही बर्थ ऑफ द मूवमेंट होता है, ठीक है। यहाँ इस मूवमेंट को नाम मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसका एक हेड बनता है, ठीक है, हेड, इसकी आइडियोलॉजी बनती है, इसके मेंबर्स जो उसके साथ काम करते हैं उनको एज ए मेंबर्स रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बनती है। तो कभी कभी इनको पैसों की भी ज़रूरत होती है, किसके लिए, प्रोटेस्ट के लिए, ये एडवर्टाइज, ये क्या बोलते हैं इनको, सॉरी, तो उसके लिए इनको कभी गाड़ियों, खाना पीना, वहाँ जो भी चीज़ें इनको होती है उसके लिए उनको पैसों की ज़रूरत, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जब बनती है फिर ये फंडिंग भी करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, हर्बर्ट ब्लूमर कहते हैं फॉर्मलाइजेशन स्टेज होता है जहां बर्थ होती है मूवमेंट की, इसी को हम बोलते हैं बर्थ ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। जहां ये नाम मिलता है, इसको स्टेज मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं, ग्रुप्स मिलते हैं, इंडिविजुअल्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है किसकी, सोशल मूवमेंट की। स्टेज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द मूवमेंट, और फाइनली जो हमारा स्टेज है जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द मूवमेंट। फिर अगर वो धीरे धीरे रहा तो वो मूवमेंट क्या है, ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा। इंस्टीट्यूशनलाइज फिर वो धीरे धीरे क्या बनेगा, अगर वो मूवमेंट ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए तो वो पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है, एक बड़े मूवमेंट बन सकता है, वो पॉलिटिकल पार्टी धीरे धीरे उभर के आ सकती है, ठीक है, अगर ज़्यादा देर तक रहा। अगर इन्होंने यहीं पे इसको ख़त्म कर दिया, जो इनका मकसद था वो इनको मिल गया, रजिस्ट इन्होंने किया, कुछ चेंज आई थी उसको वापस कर दिया, यहाँ कुछ चेंज मांग रहे हैं फिर ख़त्म किया, अगर वहीं पे ख़त्म हो गया, अगर ये और लॉन्ग देर तक चला तो ये क्या बनेगा, ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होगी, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, अगर नहीं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुई तो डिसोल्यूशन स्टेज, फिर ये मूवमेंट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा 4 स्टेजेस। कितने स्टेजेस मैंने आपको बताया, 4 स्टेजेस। प्रिलिमिनरी स्टेज,
जहाँ हर्बर्ट ब्लूमर कहते हैं कि पहले ये प्रिलिमिनरी स्टेज में क्या होता है, अरेस्ट होता है, लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उनको पता नहीं होता है, लेकिन कोई लीडर, सेकंड स्टेज में उनको लीडर मिलता है, करिज्मेटिक लीडर जो उनको चलाता है, फिर आइडियोलॉजी देता है। फॉर्मलाइजेशन स्टेज यानी कि जहाँ उसकी ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्मल तरीके से बनती है, उसमें लीडर बनते हैं, उसके मेंबर्स बनते हैं, वो फंडिंग करते हैं, उसके रूल्स बनते हैं, उसके लॉज बनते हैं, ठीक है। फॉर्मलाइजेशन स्टेज में उसके लॉज बनते हैं कि अगर किसी ने ये वायलेशन की तो वो ग्रुप से बाहर हो जाएगा, वो किससे, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो जाएगा, मूवमेंट से बाहर हो जाएगा। फिर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होती है, अगर ये ज़्यादा देर तक रहा तो फिर ये धीरे धीरे क्या होगा, ये पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है, अगर नहीं तो ये खत्म हो जाएगा सोशल मूवमेंट, ठीक है। देन इसके बाद हमें समझना है टाइप्स ऑफ द सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट के कितने टाइप्स हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। वेलेस जो हमारे हैं, WALLAC, वेलेस, हॉटन एंड हंट, ठीक है, हॉटन, हंट एंड एम राव, इन्होंने सोशल मूवमेंट्स के डिफरेंट टाइप्स दिए हैं। दुनिया में जो भी मूवमेंट्स होते हैं उनके डिफरेंट टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सोशियोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नेट, सेट, कोई भी सोशियोलॉजी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, JKSSB हो, नेट हो, सेट हो, गेट एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से एंट्रेंस एग्जाम्स हो किसी भी यूनिवर्सिटी का, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको याद रखना है। यहाँ से आपको क्या याद रखना है, पहला आपको याद रखना है रिफॉर्म मूवमेंट्स। रिफॉर्म मूवमेंट्स कौन से मूवमेंट्स होते हैं, रिफॉर्म, इसको दोबारा से री कर दो, फॉर्म ऑलरेडी है हमारे पास चीज कोई, उसको हम दोबारा थोड़ा चेंज कर देंगे, उसको बोलते हैं रिफॉर्म हो गया। अब मूवमेंट हमें पता है क्या हो गया, रिफॉर्म मतलब कुछ प्रॉब्लम्स है सिस्टम में, थोड़ा सा चेंज कीजिए तो रिफॉर्मेटिव मूवमेंट हो गया। इसमें थोड़ी सी चेंज लानी है तो रिफॉर्मेटिव, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम, तो उसको हम कहते हैं सेटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। वो लोग जो रिफॉर्मेटिव मूवमेंट्स क्रिएट करते हैं उनको सिस्टम से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी जो भी सोसाइटी में चल रहा है उससे प्रॉब्लम नहीं होती है, वो क्या करते हैं, ये ठीक है लेकिन थोड़ी सी चेंज लानी है, सिंपल तरीके से, ठीक है। बट नीड्स लिटिल रिफॉर्म, लिटिल चेंज, इसमें थोड़ी सी चेंज लानी है। जैसे सर कौन कौन सा था, जैसे हम बोलते हैं सेव एनवायरनमेंट मूवमेंट आया, जैसे आर्य समाज आया और ब्रह्म समाज आया। उन मूवमेंट्स का क्या मकसद था, उन मूवमेंट्स का यही मकसद था कि सोसाइटी ठीक है, ऑर्डर ठीक है, लेकिन कास्ट जो है इसको थोड़ा चेंज कीजिए, विमेन्स को एजुकेशन दीजिए, मॉडर्न एजुकेशन हासिल कीजिए। जो हमारे आर्य समाज और ब्रह्म समाज के मूवमेंट्स थे तो उनको हम कौन से मूवमेंट्स बोलते हैं, रिफॉर्मेटिव मूवमेंट। सर रिफॉर्मेटिव मूवमेंट सिंपल याद रखना है, ऑर्डर से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा चेंज नहीं चाहिए, थोड़ा सा चेंज चाहिए सिस्टम में, उनको हम रिफॉर्मेटिव मूवमेंट। देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको बताया जाएगा, बताइए आर्य समाज और ये ब्रह्म समाज जो था, ये सेव एनवायरनमेंट में, ये कौन सा मूवमेंट था, ये रिफॉर्मेटिव था, रेवोल्यूशनरी था, रिक्रिएशनरी था, या कौन सा मूवमेंट था, ठीक है। तो ये कौन से हैं, रिफॉर्मेटिव। रिफॉर्मेटिव मूवमेंट्स कौन से होते हैं, जो थोड़ी सी चेंज चाहते हैं सिस्टम में, थोड़ी सी चेंज चाहते हैं चीजों में, ठीक है। देन उसके बाद आपको याद रखना है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स उन मूवमेंट्स को हम बोलते हैं जो प्रेजेंट सिस्टम से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, वो कहते हैं ये जो सिस्टम है इसको खत्म कीजिए, नया सिस्टम लाइए। तो सिंपली अगर आप देखोगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को अगर आप देखोगे तो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स उस वक्त थे उन्होंने क्या कहा कि हमें ब्रिटिश का सिस्टम नहीं चाहिए, ये सारा यहां से खत्म कर दो, हम अपना सिस्टम क्रिएट करेंगे। तो उसी को हम नॉट सेटिस्फाइड विद द सोशल ऑर्डर, वो सोशल ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। रिप्लेस एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर, जो आपका भी सोशल स्ट्रक्चर है, जो आपका भी सोशल ऑर्डर है, उसको खत्म कीजिए, इसको हम रिप्लेस कर देंगे, हम नया लाएंगे अपना। तो इसी तरीके से हम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट उसको बोलते हैं, जैसे इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट और कम्युनिस्ट मूवमेंट। कम्युनिस्ट मूवमेंट यानी सोशलिस्ट मूवमेंट, सोशलिस्ट मूवमेंट जो कार्ल मार्क्स ने दिया। अगर आपने सोशल चेंज का लेक्चर देखा होगा, उसमें मैंने थेरीज ऑफ सोशल चेंज में आपको पढ़ाया था कार्ल मार्क्स। तो उसने जो थेरी दी उसने भी यही कहा कि जो सिस्टम है उसको खत्म कीजिए, कैपिटलिज्म को, और सोशलिज्म को लाइए, यानी सिस्टम को ही चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स में एग्जांपल याद रखना है आपको, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, कम्युनिस्ट मूवमेंट, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। देन इसके बाद आता है रिक्रिएशनरी और रिवाइवलिस्टिक मूवमेंट। रिक्रिएशनरी मूवमेंट और रिवाइवलिस्टिक मूवमेंट दोनों याद रखिएगा, दोनों टर्म्स इसके लिए यूज की जाती हैं, कंफ्यूजन मत कीजिएगा अगर क्वेश्चन आएगा रिवाइवलिस्टिक मूवमेंट, ठीक है, दोनों यही है। तो ये क्या कहते हैं, देखिए अगर आप देखेंगे कुछ मूवमेंट्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में, कुछ लीडर्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि आज की जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है इसका एक ही सोल्यूशन है, आप वापस जाइए उसी सोशल ऑर्डर में जो आपके पास था। उसको हम बोलते हैं पुट क्लॉक बैक,
यानी टाइम को वापस वही लेके जाइए, उसी सोशल ऑर्डर में जाइए, यानी रिवर्स ट्रेंड ये कहते हैं। ये कहते हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट। जो हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज थे, जैसे हम देखते हैं मॉडर्न सोसाइटी में इतने सोशल चेंजेस हो गए, फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं पुरानी सोसाइटी जो हमारी थी, जो हमारी इससे पहले सोसाइटी थी वही बहुत अच्छी थी। अगर आपको सोसाइटी में ऑर्डर लाना है, सोसाइटी को ठीक करना है, तो उसी में वापस जाइए, यानी बैक टू, जैसे हम बोलते हैं बैक टू वेदास, बैक टू कुरान, सॉरी बैक टू वेदास जैसे हम कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिक्स फास्ट मूविंग चेंज, सर्वोदया मूवमेंट इसमें आएगा। और जैसे गांधी जी का खादी मूवमेंट, जैसे गांधी जी ने कहा था कि हम खादी को यूज़ करेंगे, ठीक है, यानी कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, खादी इंडस्ट्री, हम अपने कपड़े बनाएंगे उसी तरीके से जैसे पहले इंडिया के लोग बनाते थे, तो उसी एरा में हम वापस जाएंगे। उन मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं रिवाइवलिस्टिक मूवमेंट्स और रिक्रिएशनरी मूवमेंट्स, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्लॉक बैक। तो इसमें रिवाइवलिस्टिक, इसमें कौन कौन से मूवमेंट्स है, सर्वोदया मूवमेंट याद रखिएगा, सर्वोदया मूवमेंट खादी, ठीक है, जो किसने दिया था, गांधी जी ने जो आइडिया दिया था, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम रिवाइवलिस्टिक एंड क्या साथ साथ बोलते हैं, इनको हम रिवाइवलिस्टिक और रिक्रिएशनरी मूवमेंट्स बोलते हैं, जिसको हम द क्लॉक बैक बोलते हैं, पुटिंग द क्लॉक बैक बोलते हैं, ठीक है। जैसे काउंटर कैथोलिक रिफॉर्मेटिव मूवमेंट भी इसमें आता है, और उसके साथ साथ इसमें आता है ब्रह्म समाज, आर्य समाज इसमें आएगा, सर्वोदया आएगा, खादी आएगा इसमें, ठीक है, जो मूवमेंट गांधी जी ने क्रिएट किया था। तो इनको हम क्या बोलते हैं, रिक्रिएशनरी या रिवाइवलिस्टिक मूवमेंट। फिर रेजिस्टेंस मूवमेंट क्या होते हैं, रेजिस्टेंस मूवमेंट क्या का मतलब क्या होता है, रेजिस्ट का मूवमेंट, रेजिस्ट मतलब यही होता है जब हम किसी चीज़ के खिलाफ जाते हैं कि हमें ये चेंज नहीं चाहिए, ठीक है, सिंपल, रेजिस्ट टू सोशल चेंज दैट इज ऑलरेडी टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी, ठीक है। कोई चेंज आई है लेकिन चेंज ऑलरेडी आ चुकी है, आप उसके खिलाफ जाते हैं, आप एक मूवमेंट खड़ा करते हैं, हमें ये चेंज नहीं चाहिए। जैसे एमएसपीज आए थे लॉज फार्मर्स पे, तो उन पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया। एनवायरनमेंट पे प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे कोई इंडस्ट्री आती है, बड़ा डैम आता है, वहाँ एनवायरनमेंट में नुकसान होता है, चिपको मूवमेंट, तो लोग उसके खिलाफ जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्ट मूवमेंट, ठीक है। जैसे एंटी अबॉर्शन मूवमेंट हुआ था इंडिया में, ठीक है, जब अबॉर्शन किए गए थे तो उस वक्त लोग उसके खिलाफ हुए थे, एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट, ठीक है। साउदेशी मूवमेंट अगेंस्ट द मूवमेंट ऑफ गुड्स इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ठीक है, उनके खिलाफ जाना, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं रेजिस्ट मूवमेंट्स। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम्पल्स के साथ रखिएगा, ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यही कह रहा हूँ, यही मैंने कहा था, यही मैं कह रहा हूँ लेक्चर में कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज में, किसके, एग्जाम्स के, ठीक है। देन उसके बाद हम समझेंगे कुछ थेरीज को, कि थेरीज ऑफ द सोशल मूवमेंट जो आपको दी गई है उनको समझेंगे। रिलेटिव डिप्राइवेशन थेरी, कुछ थेरीज जो 2-3 हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सोशल मूवमेंट्स, जो थेरीज है पीजेंट सोशल मूवमेंट्स, वो अलग से पढ़ने होंगे, उसमें बहुत सारे मूवमेंट्स है जो आपको याद रखने हैं, वो अलग से पढ़ेंगे, लेकिन थेरीज जो 2-3 दी गई हैं उनको हम यही कवर अप करेंगे। रिलेटिव डिप्राइवेशन थेरी जो है वो स्टाफर ने दी है, ठीक है, उसको याद रखें 1949 में। तो मेन पॉइंट इसमें आपको क्या याद रखना है, डिप्राइवेशन थेरी का मतलब आपको सिंपल ऐसे याद रखना है, रिलेटिव डिप्राइवेशन, डिप्राइवेशन मतलब आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता है, तो उसका मतलब आप डिप्राइव हो गए, यानी कि आपकी जो क्या थी, जिसको हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द गैप बिटवीन द एक्सपेक्टेशन, कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, आपने पीएचडी किया, आपने रिसर्च किया, या आपने ये किया, लेकिन आपने बहुत पढ़ा एंट्रेंस के लिए, लेकिन उसके बाद आपको सिलेक्शन नहीं हुई, उसको बोलते हैं रियलिटीज़, यानी गैप बिटवीन द एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटीज़, ठीक है। जब आप चाहते हैं कि हमें ये मिले लेकिन आपको वो नहीं मिलता है, उसमें गैप रहती है जो आप चाहते थे, उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्राइवेशन थ्योरी, आपको वो नहीं मिलता है। वन फील्स डिप्राइव्ड, उसमें एक आदमी जो है वो क्या फील करता है, उसको लगता है कि उसको वो नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, उसकी वजह से मूवमेंट्स होते हैं। तो रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी कहती है सोसाइटी में सोशल मूवमेंट्स क्यों होते हैं। वो कहते हैं कि सोसाइटी में मूवमेंट्स इसलिए लोग प्रोटेस्ट इसलिए करते हैं, लोग इसलिए सोशल मूवमेंट्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनकी जो रियलिटीज़ थी, उनकी जो क्या एक्सपेक्टेशन थी वो यहाँ तक थी, हमें ये चीज़ें मिलनी चाहिए। अगर इसने क्रॉप बनाया फार्मर ने, तो इसको ये एक्सपेक्टेशन थी मुझे 1 करोड़ रुपया मिलेगा एग्जाम्पल, लेकिन जब फाइनली उसने उसको मार्केट में लाया तो उसको 100 रुपया मिल गया, तो वहाँ गैप रह गई किसमें, एक्सपेक्टेशन और गैप बिटवीन द एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटीज। तो वो गैप जब होती है, बार बार जब ये चीज़ें सोसाइटी में होती हैं, उन चीज़ों को वो चीज़ नहीं मिलते हैं जो लोग डिजर्व करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, और प्रोटेस्ट धीरे धीरे क्या बनता है, सोशल मूवमेंट बनता है। आया समझ में, सिंपल कंसेप्ट है रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी का।
जिस तरह से हूट एंड हंट कहते हैं, द पर्सन हु वांट्स लिटिल एंड हैज लिटिल, उसके पास है कम, फील इज लेस डिप्राइव्ड, ठीक है, आप कम चाहते हैं, आपके पास है तो आपको कोई डिप्राइवेशन फील नहीं होता है। लेकिन वन हु हैज मच बट एक्सपेक्ट स्टिल मोर, उसके पास है लेकिन वो ज्यादा चाहता है, तो वो उसको हम बोलेंगे रिलेटिव डिप्राइवेशन। उसकी वजह से क्या बनता है, उसकी वजह से क्या बनता है, उसकी वजह से ही फिर मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, किसमें, सोसाइटी में, ठीक है। तो एमएसए रॉ बोलते हैं पोजीशन ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन alone will not generate a movement, the structural deprivation provides only the necessary condition। ये कहते हैं कि आप इस तरह से नहीं कह सकते कि आपकी रिलेटिव डिप्राइवेशन हो गई, कि आपको चीज़ें नहीं मिली जो आप डिजर्व करते थे, जो आप एक्सपेक्ट करते थे। जैसे हमारे स्कॉलर्स है सोसाइटी में, जैसे यहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने क्वालिफिकेशन की है, बड़ी बड़ी डिग्री है उनके पास, लेकिन उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही है, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, सोशल मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर हमारे उसके बाद है हमारे सिट्रेन थ्योरी। देखिए सिट्रेन थ्योरी को आप इस तरह से याद रखेंगे। सिट्रेन थ्योरी क्या होती है, सिट्रेन का मतलब होता है जब कोई भी, हम क्या कहते हैं, किसी को सिट्रेन आ गया, सिट्रेन मतलब उसका फंक्शन जो है वो रुक गया, ठीक है, उसका फंक्शन जो है वो रुक गया, यानी कि सिस्टम जो हमारा है वो काम नहीं करता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से भी सोशल मूवमेंट्स होता है स्टार्ट। जैसे हमारा सिस्टम है फार्मर्स के लिए, उनका डिपार्टमेंट अलग है, उनके लिए पॉलिसीज अलग है, उनके लिए मार्केटिंग अलग है, लेकिन वो चीज़ें काम नहीं करती हैं, वो उन चीज़ों में सिट्रेन आ गया, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, सिस्टम में सिट्रेन आ गया। ये सिमिलसर की है, SMELSER, ठीक है, 1962 इसमें दी। इसने कहा स्ट्रक्चरल सिट्रेन इज द मेन फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू कलेक्टिव बिहेवियर। इसने कहा जब सिस्टम काम नहीं करता है, जब सिस्टम में सिट्रेन आता है, नॉर्म्स वैल्यूज काम नहीं करते हैं सोसाइटी के, सोसाइटी का स्ट्रक्चर रुक जाता है, सिस्टम रुक जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से लोग फिर क्या करते हैं, वो मूवमेंट्स करते हैं, वो कलेक्टिवली एक्शन लेते हैं, वो अनरेस्ट करते हैं और सोशल मूवमेंट सोसाइटी में स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास एक सिस्टम है, सारे अपने काम कर रहे हैं, सबको अपना फंक्शन मिल रहा है, सभी को वाटर डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, बिजली, सभी सिस्टम अपना काम कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि लोग क्या करें, लोग प्रोटेस्ट करें। तो एग्जांपल से इसी तरह अगर सिस्टम नहीं काम कर रहा है तो उसकी वजह से क्या करते हैं, लोग फिर प्रोटेस्ट करते हैं और क्या होते हैं, सोशल मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है थियरी ऑफ रिवाइटलाइजेशन, वो वेलेस कहते हैं। ये कहते हैं रिवाइटलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, ये कहते हैं सोशल मूवमेंट्स आर डेवलप्ड बाय द डिलिबरेट ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉन्शियस एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ये कहता है नहीं, ना ही सिट्रेन की वजह से होता है सोशल मूवमेंट्स, ना ही रिलेटिव डिप्राइवेशन की तरफ से होता है। ये कहता है लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस है, इनके पास दिमाग, इनके पास रीजन है, ये एफर्ट्स लगाते हैं पार्ट ऑफ सोसाइटी टू कंस्ट्रक्ट ए मोर सेटिस्फाइंग कल्चर फॉर देमसेल्फ। ये इसलिए मूवमेंट स्टार्ट करते हैं सोशल मूवमेंट्स, ताकि इनके लिए एक ऐसा सिस्टम रहे जो इनको मोर सेटिस्फाई करे, यानी जो भी उनके नीड्स है वो फुलफिल कर सके, इसीलिए सोशल मूवमेंट्स क्रिएट होते हैं। यानी ये बाय कॉन्शियसनेस, बाय रीजन, बाय मेंटल सेटअप लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई भी स्ट्रेन या कोई भी रिलेटिव डिप्राइवेशन का हाथ नहीं होता है। तो थ्योरीज को याद रखिए, किसने कौन सी थ्योरीज दी है वो भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ आपको बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखना है, वो याद रखना है जो हमारे एंथनी गिडन्स है, इन्होंने सोशल मूवमेंट उसको 4 कैटेगरीज में दिया है। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, क्या आप बताइए किस थ्योरिस्ट ने कितने सोशल मूवमेंट्स दिए हैं, ठीक है। इसने कहा है डेमोक्रेटिक सोशल मूवमेंट, ठीक है, लिबरल सोशल मूवमेंट, इकोलॉजिकल सोशल मूवमेंट एंड पीस सोशल मूवमेंट। इसने कहा 4 टाइप्स के सोशल मूवमेंट्स होते हैं सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक सोशल मूवमेंट्स, लिबरल सोशल मूवमेंट्स, इकोलॉजिकल सोशल मूवमेंट्स यानी एनवायरमेंटल पीस, अमन के लिए, ठीक है, लिबरल थोड़ी सी चेंजेस चाहिए, डेमोक्रेटिक यानी कि डेमोक्रेसी चाहिए, ठीक है। तो 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स किसने दिए, एंथनी गिडन्स ने दिए। देन उसके बाद याद रखना है आपको टी.के. उमन। टी.के. उमन एक बहुत बड़े सोशलॉजिस्ट है और इसने सबसे ज़्यादा काम किया है सोशल मूवमेंट्स पे। इसने एक बुक लिखी है सोशल मूवमेंट्स, 2010 में इसने लिखी है। उसने क्या लिखी है, एम.एस. राव ने सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, दोनों याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। ही हैज़ गिवन 3 अप्रोचेस टू स्टडी सोशल मूवमेंट्स। इसने 3 अप्रोचेस दिए सोशल मूवमेंट्स को समझने के लिए, कि सोशल मूवमेंट्स में आपको पहले देखना है हिस्टोरिकल व्यू, इसका साइकोलॉजिकल व्यू देखना है और सोशलॉजिकल व्यू देखनी है हर किसी सोशल मूवमेंट की। ही डिवाइडेड सोशल मूवमेंट्स इनटू 3
3 फेजेस इसने कहा सोशल मूवमेंट जो है वो इंडिया में वो 3 फेजेस में डेवलप होते हैं, ठीक है। इंडिया में हमारे एक कॉलोनियल फेज में जो हमारे सोशल मूवमेंट्स थे, फिर नेशन बिल्डिंग, जिस वक्त नेशन बन रहा था, आज़ाद हो रहे थे, तो उस वक्त सोशल मूवमेंट्स आए, और कंटेम्पररी सोशल मूवमेंट्स यानी इंडिया के सोशल मूवमेंट्स को अगर आपको समझना होगा, पहले कॉलोनियल सोशल मूवमेंट जब यहाँ रूल चल रहा था ब्रिटिशर्स का, और उसके बाद नेशन बिल्डिंग जब नेशन बन रहा था, आज़ादी हो रही थी, स्ट्रगल चल रही थी, और तीसरा कंटेम्पररी सोशल मूवमेंट जो उसके बाद आज़ादी के बाद आए, ठीक है। ठीक है उमन, याद रखिएगा, नाम भूलिए मत। फिर हमारे आते हैं, ठीक है, जॉन ब्रेन एंड पीजेंट्स, पीजेंट मूवमेंट। पीजेंट कौन होता है? वन हु टिल्स द लैंड, जो जमीन कमाता है उसको हम पीजेंट बोलते हैं। पीजेंट इज वन हु जनरेट्स इनकम, वो जो इनकम कहीं से निकालता है, आउट ऑफ द लैंड ओन्ड बाय हिम, ठीक है, लैंड से निकालता है। तो उसमें किसने काम किया? उसने डेनल थॉर्नर ने काम किया, THORNER, डेनल थॉर्नर। इसका हर साल नेट में एक ऑब्जेक्टिव जरूरी आता है। गिव्स द 3 कैटेगरीज ऑफ पीजेंट्स, इसने 3 कैटेगरीज पीजेंट्स के दिए हैं, मालिक, किसान और मजदूर, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जिसके पास पट्टा होता है उसको मालिक बोलते हैं, ठीक है। टिलर जो कमाता है, ठीक है, जो वहाँ काम करता है उसको मजदूर बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कैटेगराइजेशन ऑफ द पीजेंट्स, पटनायक का आपको याद रखना है, इसने बिग लैंड लॉर्ड्स कहा, एग्रीकल्चरल लेबर्स इंक्लूडिंग द ये वाले, हाँ, शेयर कीपर्स। फिर हमारे KL शर्मा है, इसने 5 टाइप्स ऑफ द पीजेंट्स दिए, तो ये भी याद रखिएगा, इनको याद रखिएगा, इनको 1-2 बार गो थ्रू कीजिएगा तो ये याद रहेंगे आपको। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर फिनिश होता है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा सोशल मूवमेंट किसे बोलते हैं, मूवमेंट क्या होता है, सोशल मूवमेंट कैसे बनता है, उसके फॉर्मेशन कैसे होती हैं, और सोशल मूवमेंट्स हम किसको कहते हैं सोशल जस्टिस के लाइट में, और जो थेरीज थोड़ी बहुत है वो मैंने आपको बताई, और कैटेगरीज ऑफ द सोशल मूवमेंट्स याद रखिएगा, इसमें से सारा आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पीजेंट मूवमेंट्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स। बस यही गुजारिश है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सबसे ज़रूरी जो है कमेंट्स। अगर आपको कुछ अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, और कम से कम लाइक तो कीजिए। लाइक में आपको कोई कमेंट नहीं लिखनी है, अगर आपको कमेंट नहीं लिखनी आती है, लेकिन लाइक तो कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।